दोस्तों ये स्टोरी का 20वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। हर्षवर्धन को हैरान देखकर वरदान ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो रघुवंशी साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। हर्षवर्धन बोला, मैं आईएएस ऑफिसर रह चुका हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, सब समझता हूँ। आप ही है ना वरदान सिंह रजावत द माफिया, जिसे पकड़ने के लिए 14 मुल्कों की पुलिस पीछे पड़ी हुई है। वरदान ने हंसकर हर्षवर्धन की बात को काटते हुए कहा। हर्षवर्धन अभी भी गुस्से में वरदान को देख रहा था। वरदान बोला, सपने से बाहर आइए रघुवंशी साहब, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। इतना कहकर वरदान ने अपनी बंदूक उठाई और चला दी और एक और बॉडीगार्ड को जमीन पर धराशायी कर दिया। दूसरी तरफ शिवाय ने भी 2 और बॉडीगार्ड को गिरा दिया। वह बॉडीगार्ड भी उन पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन सब पिलर के पीछे छुपे हुए थे, इसलिए किसी को गोली नहीं लगी। राजवीर ने अपनी गन लोड की और थोड़ा सा आगे आकर एक बॉडीगार्ड को मार गिराया और तभी दिव्यांश ने बॉडीगार्ड को गिन कर कहा, यार बस 12 रह गए हैं। शिवाय बोला, इन 12 को भी देख लेंगे। ऐसे ही करते हुए 4 बॉडीगार्ड रह गए, लेकिन वरदान की गोली खत्म हो चुकी थी। हर्षवर्धन ने अभी तक एक बुलेट भी नहीं चलाई थी और तभी हर्षवर्धन ने अपनी कमर पर किसी की बंदूक महसूस की। उसने हल्का सा पलट कर देखा तो एक बॉडीगार्ड हर्षवर्धन को पॉइंट करके खड़ा हुआ था। हर्षवर्धन को पहले तो डर लगा, उसने हल्का सा मुड़कर वरदान को देखा तो वरदान की बुलेट खत्म हो चुकी थी। वह बॉडीगार्ड हर्षवर्धन को मारता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने उसके हाथ पर घुमाकर एक लात मारी और वरदान ने जो उसे बंदूक दी थी उसी बंदूक से उसने 2 बार फायर किया और वह बॉडीगार्ड जमीन पर जा गिरा। उसे देखकर दिव्यांश ने ताली बजाकर कहा, क्या बात है चाचू, मैंने कहा था ना, मौत जब सामने आएगी तो बंदूक अपने आप चल जाएगी। हर्षवर्धन ने बंदूक हटाकर दिव्यांश की बाजू पर मारा और बोला, अगली बार ऐसे उल्टे सीधे मिशन किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा मैंने क्या किया, खड़े खड़े एक आदमी को मार दिया। दिव्यांश ने अपनी उंगली पर काउंट करते हुए कहा, चाचू मैंने 7 को मारा है और आपको पता है राजवीर ने 6 को, और सिवाय तो अब तक 10 को मार चुका है। और यह आपके समधी जो पीछे खड़े हैं, जो मेरे ससुर जी भी लगते हैं, इन्होंने 13-14 को मार दिया। अब बचे यह 2, इन्हें तो मैं हाथ से ही मार दूंगा। इतना कहकर दिव्यांश ने गन एक साइड फेंकी और आगे आकर एक बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर पंच जड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही शिवाय ने भी एक दूसरे बॉडीगार्ड का चेहरा पकड़ा, उसे घुमा दिया और अगले ही पल उसका हाथ तोड़कर उसे धक्का दे दिया। वरदान और हर्षवर्धन भी अब पिलर से बाहर आ गए। सबने इधर उधर नजर घुमाई तो सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए थे। वहीं राजवीर एक बॉडीगार्ड को पिलर से हिला डुला कर देख रहा था और फिर उसने उस पर गोली चला दी। जैसे ही गोली चली वैसे ही सब ने राजवीर को देखा तो राजवीर ने गन सिर सटा कर कहा, यह नाटक कर रहा था तो मैंने सोचा कि नाटक को सच कर देते हैं। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, तेरा यह रूप तेरे बेटे ने देख लिया ना तो वह पहले ही तुझसे इतना डरता है और डरने लगेगा। राजवीर बोला, और अगर तेरा यह रूप तेरा बेटा देख ले तो वह क्या सोचेगा। शिवाय ने उसे आंख दिखाकर कहा, एक दूसरे का सीक्रेट सीक्रेट रखते हैं, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इतना कहकर वह उस तरफ चले गए जहां से रणविजय सिंह राणा निकल कर आया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक कमरा मिला जो बंद था। हर्षवर्धन ने उस कमरे को देखा तो बोला, यह तो लॉक है, इसे नहीं खोल सकते। वरदान ने कहा, क्यों नहीं खोल सकते। इतना कहकर वरदान ने अंधाधुंध गोलियां उस लॉक पर चला दी, लेकिन वह लॉक नहीं खुला। हर्षवर्धन ने वरदान को देखा और एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, मैंने कहा था ना रजावत साहब, यह लॉक नहीं खुलेगा, क्योंकि यह लॉक काफी मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल है। यह बड़े बड़े बैंकों में यूज होता है। इसे खोलने के लिए हमें कोड चाहिए, जब तक हम इसमें कोड नहीं डालेंगे तब तक यह नहीं खुलेगा। सिवाय बोला, चाचू कोई और तरीका। राजवीर ने कहा, हाँ है, लॉक नहीं खुल सकता लेकिन दरवाजा खुल सकता है। सबने राजवीर की ओर देखा तो राजवीर थोड़ा सा आगे आया। उसने दरवाजा बजाकर कहा, डैनी हम आ गए हैं और अब हम इस दरवाजे को तोड़ने वाले हैं। अगर तुम दरवाजे के आस-पास हो तो हट जाओ अंदर। डैनी ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी, उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह दरवाजे से थोड़ा हटकर खड़ा हो गया और अगले ही पल बाहर से राजवीर ने दरवाजे पर बंदूक चलानी शुरू कर दी। उसने इतने छेद कर दिए कि हाथ लगाते ही वह दरवाजा
जमीन पर गिर पड़ा। सब अंदर आए। उन्होंने डैनी को देखा जो लगभग एक मरियल सी हालत में एक कोने पर बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह कितना बीमार है। उसे देखकर लग रहा था कि ना जाने कितने दिनों से वह नहाया नहीं है, ना जाने कितने दिनों से उसने ठीक से खाया नहीं है। उसके बाल भी बहुत बढ़ गए थे। अचानक ही वरदान की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसे वह पल याद आ गया जब डैनी उसके साथ रहता था, एकदम हीरो बनकर। बेशक वह एक बॉडीगार्ड था, लेकिन अपने पर्सनालिटी में कमी नहीं आने देता था। और यही बात वरदान को डैनी में अच्छी लगती थी कि वह खुद के लिए जीता था, खुद से प्यार करता था। फैमिली ना होते हुए भी वह खुद में ही खुश रहता था। लेकिन अब डैनी की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं सिवाय वह तो झटके से घुटनों के बल बैठ गया। उसने बच्चों की तरह कान पकड़कर डैनी से कहा, माफ कर दे यार, मैं पता नहीं लगा पाया तू कहाँ है। मैं तेरे किए हुए वादे को निभा नहीं पाया। तुझे कहूंगा तो शायद तुझे यकीन ना हो, लेकिन एक रात सुकून से नहीं सोया। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे बेचैनी ना हुई हो। आंखें बंद करता था तो तू दिखाई देता था, आंखें खोलता था तो वंदना दिखाई देती थी। कभी कभी मन करता था यह सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। अगर मैं यह सब संभाल नहीं सकता तो मैं यहाँ क्यों हूँ। डैनी ने एक नज़र सिवाय को देखा और फिर एक नज़र वरदान को, और फिर हल्के गुस्से में एक दर्द की आवाज में कहा, बहुत बुरे हो आप दोनों, बहुत बुरे। मैंने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी और आप दोनों मुझे अब बचाने आए हो। सिवाय ने अभी भी अपने कान पकड़े हुए थे। उसने कहा, तभी तो माफी मांग रहा हूँ। देख यार, माफ कर दे। डैनी ने मुंह फेर लिया। हर्षवर्धन, राजवीर, दिव्यांश भी डैनी को ऐसे देखकर इमोशनल हो गए थे, खासकर दिव्यांश, क्योंकि उसे पैंथर की याद आ रही थी। उसका और पैंथर का रिश्ता भी तो ऐसा ही था, शायद इससे भी ज्यादा गहरा। उसने मन ही मन खुद से कहा, यार वापस आ जा पैंथर, मुझे भी तेरी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में बैठे बीच के किनारे पूर्वी और पैंथर समुद्र की लहरों को देख रहे थे, और तभी पैंथर को हिचकी आई। पैंथर ने भी मन ही मन खुद से कहा, सर आप मुझे फिर याद करने लगे, मैं वापस नहीं आऊंगा और वापस नहीं आना चाहता। अब मैं और पूर्वी भी इसी शांति में रहना चाहते हैं। वहीं इंडिया में हर्षवर्धन आगे आया। उसने अपना कोट निकाला और डैनी के चेहरे को पोंछ दिया। उसके चेहरे पर बहुत गंदगी लगी हुई थी। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर को इशारा किया और राजवीर ने डैनी की बेड़ियों पर गोलियां चला दी और थोड़ी ही देर में डैनी आजाद हो गया। हर्षवर्धन ने डैनी को सहारा देकर उठाया और दूसरी तरफ से दिव्यांश ने भी डैनी को सहारा दिया। वह दोनों डैनी को ले जाते हुए बोले, अगर तुम ससुर दामाद का हो गया हो तो आ जाना, वरना चाहो तो डैनी की तरह यहाँ भी रह सकते हो। इतना कहकर वह तो डैनी को लेकर वहां से जाने लगे। राजवीर ने भी एक नज़र वरदान को देखा और फिर सिवाय को, और बोला, कहो तो मजदूरों को भेज देता हूँ या कमरा बंद कर देंगे। सिवाय ने अपनी आंखें बंद की और एक आंसू उसकी आंख से गिर गया। वहीं वरदान ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। फिर उसने सिवाय को कंधे पर हाथ मार कर कहा, चलो, इमोशनल होने का टाइम नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ ठीक करना है। सिवाय खड़ा हुआ और अपने ससुर जी के साथ वहां से निकल गया। एक घंटे बाद राजवीर ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, उसकी नज़र सौर्य पर पड़ी जो गार्डन में खड़ा हुआ था, इधर उधर चक्कर लगा रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि शायद वह उनका इंतजार कर रहा है। सौर्य ने राजवीर को देखा तो राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। सौर्य भी अचानक से घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ी देर में उसने अपने सामने सबको आते हुए देखा, एक मरियल सा आदमी जिसे सहारा देकर लाया जा रहा था। सौर्य ने डैनी को इस हालत में देखा तो बस देखता ही रहा। वह भी बहुत इमोशनल हो गया था। कितने सालों बाद उसने डैनी को देखा था। उसे डैनी के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगे। डैनी का रिश्ता राजावत परिवार से गहरा था और इसीलिए घर का हर एक सदस्य डैनी को पसंद करता था। सौर्य जमीन पर बैठा रहा। सौर्य ने डैनी की तरफ अपनी बाहें फैला दी। डैनी भी धीरे धीरे चलता हुआ सौर्य के पास आया और उसने सौर्य को गले लगा लिया। सौर्य ने डैनी पर अपनी पकड़ कस दी और सिर्फ एक शब्द कहा, कैसा है यार। डैनी कुछ नहीं बोला। वह रोना चाहता था, बिलख कर रोना चाहता था, लेकिन रोया नहीं। उसकी आंखों में बस हल्का सा पानी था और इस बात की खुशी की वह उस नर्क से निकल कर आ गया। करीब एक घंटे बाद सब स्टडी रूम में बैठे हुए थे।
डैनी भी वहीं बैठा हुआ था। डैनी नहा चुका था, अभी भी वह वैसे ही दिख रहा था, हड्डियों का ढांचा। सिवाय ने डैनी के लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाया था। फिर उसने डैनी के सामने रखा और बोला, ले खाकर देख कैसा बना है। डैनी ने एक नज़र सिवाय को देखा और बोला, वंदना कैसी है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? सिवाय बोला, तीनों मेरे पास हैं, लेकिन अभी तुम खाना खा लो। डैनी ने फिर वरदान की ओर देखकर कहा, वंशिका मैम कहाँ हैं? और तभी वंशिका दरवाजे से आती हुई बोली, यह रही वंशिका मैम। डैनी ने एक नज़र वंशिका को देखा। उसे याद आया कि वंशिका उसे कितनी बार नाश्ता बनाकर खिलाती थी। कभी कभी डैनी आता भी नहीं था तो जबरदस्ती खिला देती थी। वंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वह जल्दी से डैनी के पास आई। उसने डैनी को गले लगा लिया। डैनी की आंखें भी भर आई। वंशिका बोली, तुम्हें क्या लगा हम सब तुम्हें भूल गए? रजावत साहब को क्या लगा कि वह मुझे कहेंगे कि डैनी इंडिया छोड़कर चला गया और मैं मान लूंगी? एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने भगवान से प्रार्थना ना की हो कि तुम वापस आ जाओ। जानती थी कि तुम किसी मुसीबत में हो, लेकिन कभी तुम्हारे रजावत साहब से कहा नहीं। डर लगता था कि कहीं वह मुझे कोई बुरी खबर ना सुना दे। डैनी ने वंशिका पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैंने आप सबको बहुत याद किया। वंशिका ने डैनी के माथे को चूम लिया और बोली, मैंने भी अपने बच्चे को बहुत याद किया। थोड़ी देर तक स्टडी रूम का माहौल खट्टा मीठा सा बना रहा, जहां आंसू भी थे, इमोशंस भी थे, खुशी भी थी, रोना भी था, हंसी मुस्कुराहट भी थी। और तभी सिवाय बोला, डैनी कल तेरी बेटी की शादी है। यह सुनकर डैनी ने हैरानी से सिवाय को देखा तो सिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर रहा हूँ। यह सुनकर तो डैनी और ज्यादा हैरान हो गया। वह जानता था कि वह सिवाय की टक्कर का नहीं है, हालांकि सिवाय उसे भाई समझता था, लेकिन फिर भी था तो वह एक बॉडीगार्ड ही, एक नौकर ही, एक काम करने वाला एम्प्लॉय ही, और अब वह रघुवंशी खानदान का रिश्तेदार बनने वाला था। डैनी के पास शब्द नहीं थे, वह बस हैरानी से सिवाय को ही देखता रहा। सिवाय बोला, क्या सोच रहा है? तुझे क्या लगता है कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है? तेरे बच्चों की फिक्र नहीं है? तेरी वंदना की फिक्र नहीं है? मुझे सबकी फिक्र है। और तभी दिव्यांश ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा फिक्र है, तभी तो इसने तेरी वंदना के बालों को संवारा था। यह सुनकर डैनी ने गुस्से में सिवाय को देखा तो सिवाय बोला, बहन है वह, मेरी बहन जैसी है मेरी, क्या बहनों के बाल नहीं संवारते? इतना कहकर सिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखा और बोला, साले कुत्ते, क्यों मेरी वाट लगाने पर तुला हुआ है? कोई नहीं था वहां, इसलिए मैंने उसके बाल संवार दिए। डैनी सिवाय को अब भी देख रहा था। सिवाय ने कान पकड़कर कहा, अच्छा सॉरी, पर मैं क्या करता? वह किसी को अपने बालों को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। फिर मैंने थोड़े प्यार से समझाया तो समझ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके बाल सुलझाए। मुझे पता है कितने बुरे हो गए थे। डैनी हैरानी से बोला, क्यों बुरे हो गए थे? क्या वह अपना ध्यान नहीं रखती? अब जाकर सिवाय को ध्यान आया कि डैनी को तो पता ही नहीं कि वंदना पागल हो गई है। सिवाय चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डैनी को वंदना की हालत के बारे में कैसे बताए। फिर उसने दिव्यांश की तरफ देखा। दिव्यांश ने तो आंखों आंखों में ही कह दिया कि वह कुछ नहीं बताने वाला। सिवाय ने फिर सॉरी की ओर देखा। सॉरी ने पलकें झपकाई और आगे जाकर डैनी के पास बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, वंदना की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। यह सुनकर डैनी हैरानी से सबको देखने लगा। सबके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। डैनी ने गुस्से में अपने सामने रखी हुई प्लेट उठाकर फेंकते हुए कहा, आप लोगों से मेरी वंदना को भी नहीं संभाला गया, मेरे साथ आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहकर डैनी चीखने लगा। जहां अभी थोड़ी देर पहले हंसी मजाक का माहौल चल रहा था, अचानक ही उस माहौल में तनाव आ गया। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह डैनी को समझा सके। समझाते भी कैसे? सच तो कह रहा था डैनी ने। उसके जाने के बाद वह वंदना को भी नहीं संभाल पाए। डैनी सोफे पर अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। उसकी आंखों में अब आंसू आ गए। उसके दिल में एक दर्द हो रहा था। आखिरकार वंशिका ने डैनी के सिर को पकड़ा और अपने पेट पर लगाया। उसके बालों को चूमकर बोली, डैनी, यकीन मानो सिवाय और रजावत साहब ने जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन उन्हें वंदना नहीं मिली। लेकिन अब वंदना हमारे पास है, बहुत जल्द वह ठीक हो जाएगी। फिक्र मत करो, देखो ना अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें अपनी बेटी की शादी में शामिल होना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार थोड़ा समझाने के बाद डैनी अपने होश में आया। सिवाय बोला, कल आराध्या और अभिमान की शादी है, तू आराम कर ले, फिर शादी में शामिल होना एक बेटी के बाप की तरह। डैनी ने सिवाय को देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं ऐसे अपनी वंदना के सामने नहीं जाऊंगा।
ऐसे तो वह मुझे पहचान ही नहीं सकती। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और उसने खुद को आईने में देखा। खुद को आईने में देखकर डैनी को खुद से ही नफरत हो रही थी। ऐसा तो नहीं था डैनी डैनी की इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी। अपनी पूरी जवानी डैनी ने उस अंधेरे कमरे में गुजार दी और अब वह बाहर आया तो अपनी वंदना से ऐसे नहीं मिलना चाहता था। डैनी ने पलटकर सबको देखा और नम आंखों से कहा, मैं ऐसे अपनी वंदना के सामने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे अपने बच्चों के सामने नहीं जाऊंगा। मैं तो नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैंने क्या झेला है। मैं बस पुरानी बातों को भूल कर आगे की जिंदगी खुशहाली में जीना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपने बच्चों के सामने जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें तो वह रोने लगे। मैं चाहता हूँ जब मेरे बच्चे मुझे देखें तो उन्हें प्राउड फील हो कि वह मेरे बच्चे हैं। डैनी की हालत सब समझ रहे थे। राजवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ डैनी के पास गया। उसने डैनी को गले लगा लिया, फिर उसकी कमर को रब करते हुए बोला, हम तेरे फैसले की इज्जत करते हैं, लेकिन तुझे अपनी बेटी का कन्यादान तो करना ही होगा। डैनी ने रजावत हाउस की तरफ देखा तो रजावत साहब ने कहा, मैं पहले ही 3 बेटियों का कन्यादान कर चुका हूँ, अब मैं तेरी बेटी का कन्यादान नहीं करूंगा। डैनी, यह तेरा हक है, तुझे आराध्या का हाथ अभिमान के हाथ में देना ही है और खुशी खुशी देना है। इतना कहकर वरदान ने भी अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे डैनी से रिक्वेस्ट कर रहा हो। शिवाय भी हाथ जोड़कर बोला, डैनी यार मान जाना, मैं तुझे नहीं कहता अपने बच्चों से मिल, लेकिन कुछ भी करके 1 घंटे के लिए शादी में शामिल हो जा। मेरी छुईमुई भी मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसका कब से फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। समझने की कोशिश करना, 1 घंटे की तो बात है, कम से कम देख तो ले मेरा बेटा कैसा है, तेरी बेटी के लायक भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं अपने नालायक बेटे को तेरी चांद जैसी बेटी दे रहा हूँ। और तभी शिवाय ने धीरे से कान में कहा, वैसे तू अपने नालायक बेटे की शादी आराध्या से कर रहा है या तो तूने सच बोला है, तेरा बेटा नालायक है। शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखा और दांत पीसते हुए धीरे से कहा, हर जगह टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। डैनी ने जब शिवाय को ऐसे देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी, जिसका साफ मतलब था कि वह अपनी बेटी का कन्यादान जरूर करेगा। हालांकि उसका मन नहीं था अपने बच्चों के सामने ऐसे जाने का, फिर भी उसे समझ आ रहा था कि उसे अपनी बेटी का हाथ अभिमान के हाथ में विधि पूर्वक देना ही चाहिए। रघुवंशी मेंशन, पूरा रघुवंशी मेंशन सजा हुआ था। घर की सारी औरतें तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन आर्या का ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। उसने कितने फोन कितने मैसेज शिवाय को कर दिए थे, लेकिन शिवाय ने रिप्लाई नहीं किया। आर्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था आज क्या होगा। वह बस एक बार अपने मिस्टर ऑलराउंडर से बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने डैनी का पता किया या नहीं। आर्या हॉल में खड़ी हुई तैयारी देख रही थी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन देखा तो वह शिवाय का कॉल था। आर्या जल्दी से भागती हुई अपने कमरे में गई और तभी पीछे से हीर ने कहा, आराम से, शिवाय की छुई मुई तुम्हें चोट लग गई ना तो शिवाय घर को सिर पर उठा लेगा। आर्या ने पलटकर हीर को देखा और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं होगा, जब तक मेरे मिस्टर ऑलराउंडर हैं तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह सीधे कमरे में आई। उसने शिवाय का कॉल रिसीव किया और बोली, क्या हुआ। शिवाय ने कहा, डैनी आएगा। यह सुनते ही आर्या की आंखें फिर से भर आई और वह वहीं बैठकर फोन पर ही रोने लगी। शिवाय बोला, अब रोने का वक्त नहीं है, अब तो खुशियां मनाने का वक्त है। खुश हो जाओ, मैंने तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा कर दिया। आराध्या का कन्यादान डैनी और वंदना के हाथों ही होगा। आर्या खुश तो थी फिर भी रो रही थी। उसने पूछा, कैसा है डैनी। शिवाय सांस लेकर बोला, ठीक नहीं है, ना फिजिकली और ना ही मेंटली, लेकिन तुम फिक्र मत करो, विल पावर बहुत स्ट्रांग है उसकी, बहुत जल्दी ही अपने परिवार को संभाल लेगा। आर्या बोली, बस अब आप आ जाइए। शिवाय बोला, आ रहा हूँ। आर्या ने फोन कट कर दिया और एक बार फिर आंसू बहाने लगी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ। पिछले 2 दिन से अनिरुद्ध और आराध्या के बीच बात नहीं हुई थी। आराध्या अपने कमरे में थी, कब से अनिरुद्ध से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ना जाने क्यों आराध्या को इग्नोर कर रहा था। आखिरकार आराध्या ने कोशिश की और अपने कमरे से निकलकर अनिरुद्ध के कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन वहीं बीच में अभिमान से टकरा गई। अभिमान को देखकर आराध्या गुस्से में बोली, इस घर में तुम बस टकराने का काम करते हो। अभिमान बोला, तुम्हें कैसे पता, और तुम्हें पता ही है मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही टकराता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा कंधा
हमेशा तुम्हें ही जाकर क्यों लगता है? आराध्या बोली, अपने कंधे को संभाल कर रखो। जब यह मेरे लगता है ना तो मैं 2 कदम पीछे हट जाती हूँ। अभिमान बोला, वह तो मैं जानबूझकर नहीं मारता, वरना तुम तो 4 कदम पीछे हट जाओ। आराध्या दांत पीसकर बोली, देखो मैं बहुत अच्छे काम से जा रही हूँ, प्लीज मेरा मूड मत खराब करो। अभिमान बोला, अपने भाई से मिलने के अलावा तुम्हारा काम ही क्या है? जाओ जाकर मना लो, वरना उसका इल्जाम भी तुम मुझ पर ही लगा दोगी। मैं भी देख रहा हूँ 2 दिन से मुंह बनाकर घूम रहा है, उसे बोल देना अपने बतख जैसे मुंह को ठीक कर लेगा। आराध्या आगे आई और उसने अभिमान की कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, तमीज से बात करो, भाई है मेरा। अभिमान ने आराध्या के हाथों पर अपना हाथ रखा और अपने गाल छुड़वाते हुए कहा, पहली बात, मेरे गाल को हाथ मत लगाया करो, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मेरी तुम्हारी जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे भाई से तमीज से ही बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बात बात पर हाथ उठा देता है, तो यह जो ज्ञान तुम मुझे दे रही हो, यह ज्ञान जाकर अपने भाई को दो, समझी? इतना कहकर उसने आराध्या के हाथ झटक दिए और वहां से चला गया। आराध्या, जो कि इतनी मुश्किल से खुद को तैयार करके आई थी, उसका मूड एक बार फिर खराब हो गया। वह आज भी अनिरुद्ध के कमरे तक तो गई, लेकिन बिना बात करे वापस आ गई और आकर अपने कमरे में बैठ गई। अब उसे रोना आ रहा था। एक तो पहले ही अभिमान ने उसका दिमाग खराब कर दिया था और ऊपर से उसका भाई उससे बात नहीं कर रहा था, और यही सब सोच सोच कर उसकी आंखें भर आई थी। तभी वंदना उस कमरे में आई। वंदना आराध्या को देख कर बोली, तुमने मेरी गुड़िया को देखा है? आराध्या हैरानी से वंदना को देख रही थी, फिर उसने ना में गर्दन हिला दी। वंदना बोली, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने तो उसे नहला कर बेड पर ही बैठाया था, लेकिन वह बहुत शरारती है, इधर उधर चली जाती है। इतना कह कर वंदना वहां से चली गई। अचानक ही आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ, लेकिन इन्हें देखती हूँ तो अपना दुख कम लगता है। आज का दिन भी बीत गया, सब तैयार होने लगे। आर्या भी वंदना को तैयार कर रही थी। आर्या ने वंदना को रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनाई और पूरा 16 श्रृंगार करके उसे तैयार किया। वंदना बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या ने वंदना को मिरर के सामने खड़ा किया और बोली, देखो वंदना, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वंदना खुद को देखकर बोली, अगर डैनी होते ना तो वह मुझे ऐसे देखकर बहुत खुश होते। कब आएंगे डैनी? इतना कहकर उसने पलट कर आर्या को देखा और एक बार फिर वह वंदना के दर्द को देखकर बेचैन हो उठी। उसकी आंखें एक बार फिर लबालब पानी से भर गई। उसने वंदना के गाल पर हाथ रख कर कहा, बहुत जल्द आएंगे और जब वह तुम्हें ऐसे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वंदना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दोनों गुड्डों को देखा जो सोफे पर बैठे हुए थे। फिर वह शिकायत करते हुए बोली, या दोनों मेरी बात नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? डैनी तो मेरी बात मानते थे। आर्या बोली, अब डैनी आ जाएंगे ना तो या दोनों भी तुम्हारी बात मानेंगे, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर आर्या को वंदना कमरे से बाहर ले जाने लगी तो वंदना बोली, अरे मेरे बच्चे तो रह गए। वह वापस से सोफे के पास आई और उसने दोनों गुड्डों को गोद में उठा लिया। दूसरी तरफ मीरा हमेशा की तरह हीर के कमरे में ही तैयार हो रही थी। हीर मीरा की मदद तो कर रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। उसे तो लगा कि वह क्रिस की शादी मीरा से करा देगी तो मीरा हमेशा के लिए उसके पास रह जाएगी, लेकिन कहते हैं ना, सोचा हुआ सच नहीं होता। फिर भी हीर ने सोच लिया कि वह मीरा के लिए बहुत अच्छा लड़का देखेगी। फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर मीरा को अच्छे से तैयार किया। मीरा ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी और इसमें दो राय नहीं थी कि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, एकदम डॉल जैसी। हीर ने मीरा की नजर उतारते हुए कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। देखो खुद को आईने में। मीरा ने खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई, क्योंकि उसने मिरर में अपने पीछे क्रिस को देखा। और तभी क्रिस बोला, हाँ हाँ माँ, सारा दिन तो इसे सजाने में ही लगी रहती हो, तो डॉल तो लगेगी। क्रिस की आवाज सुनकर मीरा और हीर दोनों ने पलटकर क्रिस की ओर देखा तो क्रिस अपने हाथ में एक बटन लेकर खड़ा हुआ था। उसने फिर अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ, आपको अपनी डॉल से फुर्सत मिल गई हो तो इस बटन को लगा दो। हीर बोली, बस अभी 2 मिनट रुक जा, मैं यह बैंगल्स पहन लूं। क्रिस से रुका नहीं गया। क्रिस ने पहले मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा
और बोला, वैसे माँ सही कह रही हो, लग तो तुम पूरी डॉल रही हो। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी से इस बटन को लगाओ। मीरा ने क्रिस के हाथों से बटन लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, हीर पलट कर बोली, नहीं मीरा नहीं लगाएगी, मैं लगा दूंगी। क्रिस एक नज़र हीर को देखकर कहा, माँ छुटकी लगा देगी, इसे आता है बटन लगाना, आता है ना। इतना कहकर उसने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा ने कहा, हाँ हाँ मैं लगा दूंगी। हीर बोली, मैंने कहा ना मीरा नहीं लगाएगी। इस बार हीर के लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। वह नहीं चाहती थी कि क्रिस और मीरा एक दूसरे के करीब आएं, क्योंकि क्रिस का रिश्ता तो बानी बजाज से जुड़ने वाला था और अब यह बात वह खुलकर भी नहीं बता सकती थी। क्रिस मीरा को देखकर बोला, माँ क्या हुआ है, गुस्से में क्यों हो? ठीक है नहीं लगवाता मीरा से बटन। और तभी दरवाजे पर खड़ी हुई एक लड़की ने कहा, अरे यह नहीं लगाएगी तो मैं लगा दूंगी। इतना कहकर वह जल्दी से अंदर आई और सीधा क्रिस के गले लग गई। वह लड़की कोई और नहीं बानी बजाज थी। बानी को वहां देखकर हीर बहुत ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। वहीं क्रिस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी कसकर बानी को गले लगाया और बोला, तुम यहाँ? बानी क्रिस से दूर होकर बोली, हाँ भाई, रघुवंशी फैमिली में फंक्शन है तो मैं तो जरूर आऊंगी ना। क्रिस ने हंसकर कहा, हाँ वैसे भी तुझे फ्री का खाना खाने की आदत जो पड़ी हुई है। इतना कहकर वह हंसने लगा और बानी ने गुस्से में कहा, देखा आंटी कैसी बात करता है। हीर ने एक नकली सी मुस्कुराहट पास कर दी और तभी बानी ने मीरा की ओर देखकर कहा, आंटी यह कौन है? हीर मीरा की दोनों बाजू पर हाथ रखकर बहुत प्राउडली बोली, मेरी बेटी है। मीरा बानी ने हंसकर कहा, ओह रियली, यह कब पैदा हुई? यह सुनकर हीर ने गुस्से में बानी को देखा तो क्रिस ने बानी को हल्का सा डांटते हुए कहा, यह मेरी भाभी की बहन है और मेरी माँ इसे अपनी बेटी से बोलती है, समझी? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वैसे तुम्हारे पास जितना भी दिमाग है तुम उसको उल्टा ही चलाती हो। बानी बोली, ओह सॉरी सॉरी आंटी, मैं तो मजाक कर रही थी, लगता है आपको बुरा लग गया, सॉरी। हीर ने एक मीठी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं कोई बात नहीं। इतना कहकर हीर मीरा को लेकर वहां से चली गई और बानी क्रिस को देखने लगी। क्रिस बोला, यार माँ और छुटकी तो चली गई, अब यह बटन तुम ही लगा दो। बानी हाथ बांध कर बोली, मैं क्या तुम्हारा बटन लगाने आई हूँ? इतना कहकर वह भी वहां से चली गई और क्रिस अपना बटन लेकर खुद को आईने में देख रहा था। और तभी मीरा वापस आई। मीरा को देखकर क्रिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा बोली, लाइए मिस्टर रघुवंशी, मैं लगा देती हूँ। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ क्रिस की ओर बढ़ाया। क्रिस ने मीरा के हाथों की मेहंदी देखी, जिसमें खूब रंग चढ़ कर आ रहा था। क्रिस के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बटन मीरा की हथेली पर रख दिया। मीरा ने एक ड्रॉर खोला, उसमें से सुई धागा निकाला और फिर क्रिस के बटन को लगाने लगी। मीरा पूरे ध्यान से क्रिस का बटन लगा रही थी और क्रिस का ध्यान मीरा की खूबसूरती में था। क्रिस मीरा को देखकर लगभग हिप्नोटाइज हो चुका था। धीरे धीरे वह मीरा के होठों की ओर झुकने लगा और तभी मीरा एक कदम पीछे हटकर बोली, आपका बटन लग गया। इतना कहकर उसने सुई धागे को वापस से ड्रॉर में रखा और वहां से चली गई। उसके जाते ही क्रिस ने एक गहरी सांस ली और बोला, यार यह लड़की मुझे पागल कर देगी, छोटी सी है लेकिन इसकी प्रेजेंट मुझ पर कितना असर करती है। फिर उसने भी अपना कॉलर ठीक किया और कमरे से निकल गया। दूसरी तरफ सरगम भी तैयार हो चुकी थी और तभी देव कमरे में आया। उसने सरगम को देखा तो एक बार फिर सरगम ने उसकी अटेंशन अपनी ओर खींच ली, जबकि सरगम ने एक सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। देव की नज़र सरगम पर ही टिक गई। सरगम देव के करीब आकर बोली, क्या देख रहे हो मिस्टर रघुवंशी? देव ने अपनी नजरें सरगम से हटाकर कहा, कुछ नहीं बड़ी माँ, तुम्हें बहुत देर से बुला रही हैं, बस यही कहने आया था। इतना कहकर वह जाने लगा तो सरगम बोली, जानते हो मेरा और आपका रिश्ता दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन एक दोस्त होने के नाते आप मेरी तारीफ कर सकते थे, लेकिन आप तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे आप मालिक हैं और मैं नौकर। क्या साथ में मैं सिर्फ इस घर में इसलिए हूं ताकि आपको सुला सकूं? यह बात बोलते हुए सरगम के गले में दर्द था। देव ने पलट कर सरगम को देखा और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर देव फिर से जाने लगा तो सरगम बोली, ऐसी तारीफ करने से तो अच्छा था ना ही करते। इतना कहकर सरगम देव को पास करती हुई आगे चली गई और देव सरगम को जाते हुए देख रहा था। देव ने एक गहरी सांस ली और बोला, यार यह मेरे साथ क्या हो रहा है? और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन किसी और का नहीं, संजना का था। देव ने संजना का फोन इग्नोर कर दिया और फोन साइलेंट करके जेब में रख लिया।
वहीं संजना को देव की हरकत पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर वह खुद से बोली, लगता है देव मेरे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन मिस्टर राजपूत, उसे मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। दूसरी तरफ आराध्या तैयार हो चुकी थी। उसके पास जो ब्यूटिशियन उसे तैयार करने आई थी वह भी जा चुकी थी। इस वक्त आराध्या अपने कमरे में अकेली खड़ी हुई खुद को आईने में निहार रही थी। शायद दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत दुल्हन इस वक्त आराध्या ही लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें हल्की सी नम थी। उसने अपना फोन लिया और अनिरुद्ध को कॉल किया, लेकिन अनिरुद्ध ने आराध्या का फोन पिकअप नहीं किया। अब तो आराध्या की आंखों में जो पानी था वह बहने लगा। आराध्या ने सुबह से ना जाने कितनी बार अपने भाई को कॉल कर दिया था, लेकिन अनिरुद्ध ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। अचानक आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और अभिमान को कॉल किया। अभिमान भी अपने कमरे में तैयार हो चुका था। उसके भाई बस उसे सेहरा पहनाने की तैयारी कर रहे थे और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन देखा और सीधा कान पर लगाया। सामने से आराध्या की आवाज आई, जो बहुत गुस्से में थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा। आज के दिन भी मेरा भाई मुझसे रूठा हुआ है। एक बार भी उसने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। सच कहती हूँ अभिमान, तुम बहुत पछताने वाले हो। तुमने मुझे जितने भी दुख दिए हैं ना, मैं सूत समेत तुम्हें वापस दूंगी। इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया। उसके अंदर जितना भी गुस्सा था वह उसने अभिमान पर निकाल लिया था। अभिमान ने एक नज़र फोन को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, इसे तो बीवी बनने की पूरी प्रैक्टिस है। फिर उसने अपने भाइयों को देखा और बोला, अनिरुद्ध कहाँ है? क्रिस ने कहा, क्या बात है, तुझे अपने साले की बड़ी याद आ रही है? अभिमान बोला, है कहाँ? वाह। क्रिस ने कहा, पता नहीं। अभिमान ने कुछ सोचकर क्रिस से कहा, अपना फोन दे। क्रिस ने अपना फोन निकालकर अभिमान के हाथों में रख दिया और अभिमान क्रिस का फोन लेकर बालकनी में चला गया। क्रिस सीधा अनिरुद्ध को कॉल किया। अनिरुद्ध, जो कि गार्डन में अकेला ही खड़ा हुआ था, उसने क्रिस का कॉल देखा तो पिकअप कर लिया। अनिरुद्ध एक उदासी आवाज में बोला, हाँ क्रिस। अभिमान बोला, मैं अभिमान, तेरी बहन को चोट लग गई, जाकर देख ले कहाँ लग गई, वरना बाद में मुझे ही इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। यह सुनते ही उसकी बहन को चोट लग गई। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपना फोन जेब में रखा और भागता हुआ मेंशन के अंदर आया। अभिमान उसे बालकनी से खड़ा हुआ भागते हुए देख रहा था और फिर बोला, दोनों भाई बहन को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अभिमान लगभग सारे काम अच्छे से करता था, लेकिन करता था पूरे अभिमान के साथ। एक अलग ही एटीट्यूड था इस लड़के में, लेकिन अब तो उसका एटीट्यूड आराध्या की जिद के नीचे आने वाला था। अनिरुद्ध भागता हुआ आराध्या के कमरे में गया। उसने आराध्या को देखा, जो सोफे पर बैठकर रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध की तो लगभग जान ही निकल गई। वह जल्दी से आराध्या के पास आया, बोला, कहाँ चोट लगी है, कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ कैसे लगी चोट? तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती, बेवकूफ हो, इतनी बड़ी हो गई हो और चोट लगवा लेती हो। आराध्या हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। फिर वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करती हुई बोली, मुझे तो कहीं चोट नहीं लगी। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, झूठ मत बोलो, अभिमान ने मुझे बता दिया कि तुम्हें चोट लगी। अब बताओ कहाँ चोट लगी? अब जाकर आराध्या को समझ में आया कि अभिमान ने उसे झूठ बोला और इसलिए अनिरुद्ध उससे मिलने आ गया। कहीं ना कहीं आराध्या के दिल में अभिमान को लेकर एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो पहले ही बना हुआ था, उसने अपना दायरा बढ़ा लिया। आराध्या अपने आंसू पोंछ कर बोली, वह सब छोड़ो, पहले आप मुझे यह बताओ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने सुबह से आपको कितनी बार कॉल किया, लेकिन आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। क्या मैं अब आपको इतनी बुरी लगने लगी ही कि अब आप मुझे दुल्हन के जोड़े में भी नहीं देखेंगे? अनिरुद्ध ने अब जाकर अपनी बहन को ठीक से ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। अनिरुद्ध बोला, नहीं, बस मैं तुझे जोड़े में नहीं देख सकता। मुझे दर्द होता है कि तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। ना हमारी माँ है, ना पापा हैं, हम दोनों ही तो हैं, और अब तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। बस इसीलिए तुम्हें फेस करने से डर रहा था, तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आया। आराध्या, जो कि अब चुप हो गई थी, अनिरुद्ध की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। फिर उसने अनिरुद्ध की बाजू पर हल्का सा मारते हुए कहा, तो फिर ऐसे कौन कहता है भाई, सबकी बहनें विदा होती हैं, लेकिन सबके भाई अपनी बहनों से बात करना तो नहीं छोड़ देते। अनिरुद्ध ने आराध्या का चेहरा अपने हाथ में भरा और उसके माथे को चूम कर बोला, पर मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ,
इसलिए तुमसे दूर था। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अपने भाई को माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ। आराध्या बोली, दिल तो मैंने आपका दुखा दिया, अभिमान से शादी करके माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अनिरुद्ध बोला, तुम्हारे डिसीजन पर तो एक बार को मैं शक कर सकता हूँ, लेकिन सिवाय अंकल के डिसीजन पर शक करने का दिल नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने संभाला है, कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि उन्होंने जो तेरे फ्यूचर के बारे में सोचा है सही सोचा होगा। दोनों भाई बहन बात कर रहे थे और तभी रूही और दृष्टि अंदर आई। दृष्टि ने दोनों भाई बहन को देखकर कहा, अनिरुद्ध अब बस करो, अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली, चलो आराध्या, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। अनिरुद्ध रूही और दृष्टि को देखकर बोला, आप दोनों नीचे जाइए, मैं अपनी बहन को लेकर आता हूँ। रूही कुछ बोलती उस पहले ही दृष्टि ने रूही की बाजू पकड़ ली और बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी लेकर आना। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ लगाकर उसके आंसू को साफ कर दिया और अनिरुद्ध ने भी दृष्टि की हथेली को किस करके कहा, थैंक यू आंटी। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूही को लेकर वहां से चली गई। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखा और अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आराध्या ने भी अपने भाई का हाथ थाम लिया। अनिरुद्ध अपनी बहन को लेकर कमरे से बाहर आ गया। अनिरुद्ध आराध्या को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। अभिमान आराध्या को मंडप में बैठा हुआ देख रहा था। उसकी नजर आराध्या पर ही टिकी हुई सुर्ख लाल जोड़े में आराध्या किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वहीं सफेद शेरवानी में अभिमान भी राजकुमार ही लग रहा था। आराध्या ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, लेकिन नजर उठाकर अभिमान की ओर नहीं देखा और यही बात अभिमान को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था, शादी तो उसे आराध्या से करनी ही पड़ती। अनिरुद्ध आराध्या को लेकर मंडप में आ गया। उसने आराध्या को मंडप में बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। शादी की विधि शुरू हो गई। पंडित जी के कहने के अनुसार आराध्या और अभिमान दोनों ही हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। अभिमान ने तो कितनी बार आराध्या के चेहरे की ओर नजर घुमाई थी, लेकिन आराध्या वह तो बस अग्नि कुंड में जलती हुई अग्नि को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे अरमान इस अग्नि में जल कर भस्म हो गए हैं। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है। खुश तो अभिमान भी नहीं था, लेकिन वह कंफ्यूज था, जबकि आराध्या क्लियर थी। आर्या वंदना के साथ बैठी हुई थी और वंदना ने अपने दोनों गुड्डों को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। आर्या ने फिर शिवाय की ओर देखा तो शिवाय ने पलकें झपकाई। आर्या समझ गई कि डैनी अपनी बेटी का कन्यादान करने जरूर आएगा। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, लड़की का कन्यादान करने आ जाइए। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने बराबर में देखा जहां डैनी चेहरे पर मास्क लगाए बैठा था। डैनी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और इसीलिए वह किसी के सामने ऐसे ही नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। अनिरुद्ध भी मंडप में बैठा हुआ अपनी बहन को देख रहा था। वह इतना तो जानता था कि कन्यादान के लिए या तो बड़े पापा यानी हर्षवर्धन जाएंगे या फिर शिवाय अंकल, और वैसा ही हुआ। शिवाय डैनी को संभालता हुआ मंडप की ओर ले गया। अनिरुद्ध पहले तो हैरान हुआ कि शिवाय अंकल अपने साथ किसे ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि उससे ज्यादा ट्रेडिशनल के बारे में पता नहीं था। और ऐसे ही आर्या भी वंदना को समझा बुझा कर मंडप तक ले आई। डैनी ने अब जाकर अपनी वंदना को देखा। वंदना लाल रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने डैनी को नहीं देखा। डैनी वंदना को देखकर एक बार फिर इमोशनल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई, आंसू टपकने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी शिवाय ने डैनी की कमर पर हल्का सा हाथ रखा और फिर कमर रब करके धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा डैनी, वह तुझे देखेगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। डैनी भी धीरे से बोला, लेकिन मैं इस हालत में वंदना के सामने नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। शिवाय डैनी के जज्बातों को समझता हुआ बोला, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अभी तुम अपनी बेटी का कन्यादान कर दो। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वह चारों ही मंडप पर बैठ गए। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा वैसे वैसे डैनी और वंदना ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। वंदना को कुछ पता ही नहीं था, वह तो बस आर्या उसका हाथ पकड़कर सब कुछ करवा रही थी। अनिरुद्ध मंडप से काफी दूर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कन्यादान अंकल आंटी कर रहे हैं या उसके खुद के माँ बाप।
कन्यादान करने के बाद आर्या वंदना को लेकर चली गई और शिवाय डैनी को लेकर मंडप से नीचे उतर आया। लेकिन तभी डैनी ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो अपने बेटे को, लगता है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम्हें अपने बेटे को देखकर नहीं लगता कि यह 20 साल पहले वाला डैनी है? डैनी की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को कभी पता चले कि उसने क्या देखा है, और इसलिए उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और खुद को रोक लिया। सिवाय भी डैनी को लेकर दूसरी तरफ सोफे पर चला गया। देखते ही देखते आराध्या और अभिमान दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। दोनों के फेरे हुए। पंडित जी के कहने के अनुसार अभिमान और आराध्या ने फेरे लिए। अभिमान ने आराध्या के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। जैसे ही आराध्या ने अपनी मांग में सिंदूर महसूस किया, उसकी आंखें बहने लगी। वह बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसी होगी, और शादी के कुछ दिनों बाद ही अभिमान उसे डाइवोर्स दे देगा। थोड़ी देर में शादी संपन्न हो गई। पंडित जी ने अभिमान को देखकर कहा, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। अभिमान और आराध्या दोनों ही सबसे पहले हर्षवर्धन के पास गए। दोनों ने हर्षवर्धन और हीर के पैर छुए। हर्षवर्धन हीर ने भी दोनों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया, और ऐसे ही करके दोनों ने सीनियर रघुवंशी के पैर छुए और आखिर में वह शिवाय के पास आए। अभिमान और आराध्या दोनों ने शिवाय के पैर छुए और शिवाय ने डैनी के पैर छूने का इशारा किया। अभिमान तो डैनी को देखकर अजीब लगा, लेकिन फिलहाल वह सबके सामने अपने पापा से कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसने चुपचाप झुककर डैनी के भी पैर छू लिए। डैनी ने कांपते हाथों से अभिमान और आराध्या के सिर पर हाथ रख दिया। अभिमान को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आराध्या एक बार फिर इमोशनल हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से सिर पर हाथ रखा है। फिर उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और आर्या वंदना के पास चली गई। दोनों ने आर्या और वंदना का भी आशीर्वाद लिया, और आखिर में वह दोनों अनिरुद्ध के पास गए। अनिरुद्ध की आंखों में हल्का सा पानी था। देखकर ही पता चल रहा था कि वह अपनी बहन की शादी से इतना इमोशनल है। उसने तो ना जाने अपनी बहन की शादी के लिए क्या क्या सोचा था, लेकिन सब खराब हो गया। आराध्या अपने भाई की आंखों में देखकर आंसू के साथ बोली, भाई मैं सच में ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने ही कहा था ना अभिमान सही नहीं, लेकिन सिवाय अंकल हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई, अपने आंसू पोंछे और अपनी बहन का माथा चूम लिया, और फिर अभिमान को देखकर हल्के गुस्से में बोला, जानता हूँ हम दोनों भाई बहन को पसंद नहीं करता, मुझे जान से भी मारेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी बहन को खरोंच भी आई तो इस रघुवंशी मेंशन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। भूल जाऊंगा कि इस मेंशन का मेरे ऊपर एहसान है। गुस्सा तो अभिमान को भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन मन ही मन खुद से कहा, तेरी बहन बहुत जल्द तेरे पास ही आ जाएगी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। हमेशा की तरह हीर और दिव्यांश ने ही सब मेहमानों को विदा किया। डैनी भी सिवाय से इजाजत लेकर जा चुका था। आर्या भी वंदना को कमरे में ले आई थी। अनिरुद्ध उस हवन कुंड को देख रहा था। उसे अब भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि यह सब गलत हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जो होना था वह हो गया। और तभी शिवा ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा तो अनिरुद्ध ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। खड़ा होकर शिवाय को देखकर बोला, अंकल अब मैं भी चलता हूँ। शिवाय ने कहा, कहाँ चलता हूँ? अब तुम्हारी बहन यहाँ है तो तुम भी यहीं रह लो। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे जाना है। मैं यहाँ आराध्या के सामने नहीं रह सकता। मेरे सामने अगर अभिमान ने आराध्या से ऊंची आवाज में भी बात की तो मेरी और उसकी बहस हो जाएगी। और इतना तो ट्रेडिशनल मैं भी फॉलो करता हूँ कि घर के जमाई पर गुस्सा नहीं करते, उस पर हाथ नहीं उठाते। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं अभिमान पर हाथ उठा दूंगा। आप समझ रहे हैं ना मेरे दिल की हालत? मैं खुद को संभाल सकता हूँ, बस अभी जाना चाहता हूँ। यहाँ से जाने दीजिए। शिवाय ने ना जाने क्यों अनिरुद्ध को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को हल्का सा थपथपाते हुए कहा, तुझे अपने शिवाय अंकल पर यकीन नहीं है? अनिरुद्ध ने भी शिवाय को कसकर गले लगाया और बोला, आप पर यकीन है तभी तो अपनी बहन को यहाँ छोड़ दिया, वरना मेरी पसंद कभी भी अभिमान नहीं था। शिवाय बोला, अनिरुद्ध बहुत जल्दी तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह वादा है शिवाय का तुमसे। अनिरुद्ध शिवाय से दूर हुआ और हैरानी से देखने लगा।
शिवाय ने फिर अनिरुद्ध के गालों को थपथपा कर कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बहुत जल्द तेरी आराध्या की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, उसे लगा शिवाय अंकल उसका दिल रखने के लिए यह सब कह रहे हैं। फिर उसने शिवाय का हाथ पकड़ कर कहा, अंकल अब मैं जाऊं? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध वहां से नहीं रुका और वहां से चला गया। दूसरी तरफ आराध्या अपने कमरे में पैर मोड़कर बेड पर बैठी हुई थी। उसका पूरा कमरा बहुत सुंदर डेकोरेट था, लेकिन आराध्या को वह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वह दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर ना जाने क्या सोचकर वह जल्दी से बेड से उतरी और भागते हुए बालकनी में गई। उसका अंदाजा सही निकला, उसका भाई मेंशन से जा रहा था और जैसे ही उसने अपने भाई को जाते हुए देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी। और तभी अभिमान अपने कमरे में आया। उसने रोने की आवाज सुनी तो सीधा बालकनी में गया। आराध्या को रोता हुआ देख पहले तो उसे बुरा लगा, अगले ही पल वह इरिटेट हो गया। उसने आराध्या की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, गिलहरी तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं आता? आराध्या ने गुस्से में अभिमान के सीने पर जोर से पंच मारा और बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ खराब हो गई। क्यों आए तुम मेरी लाइफ में? तुम्हारी नफरत में ज्यादा अच्छी थी, लेकिन यह सब जो हो गया है ना, यह बहुत बुरा है। यह जो तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है ना, देख लेना एक दिन बहुत पछताओगे। मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। अभिमान को भी गुस्सा आ गया और उसने आराध्या का हाथ पकड़कर कमरे में खींचा और फिर उसे दीवार से लगाते हुए कड़कती हुई आवाज में बोला, तुमसे शादी करने का शौक नहीं है मुझे और ना ही तुम जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वह तो पापा ने मुझे बुरी तरीके से फंसा दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास आया, वरना तुम जैसी को तो। अभिमान ने इतना ही कहा था कि आराध्या गुस्से में बोली, मुझ जैसी मतलब कहना क्या चाहते हो? मुझ जैसी का मतलब? अभिमान अब कुछ नहीं बोला। उसे समझ आ गया कि उसने गुस्से में आराध्या को गलत कहने की कोशिश की। वह इतना तो जानता था कि आराध्या सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसे गलत बोले उसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभिमान ने आराध्या की बाजू को बुरी तरीके से छोड़ते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो पहले ही मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरा कमरा शेयर करोगी, ऊपर से तुम्हारी यह नौटंकी देखकर मेरा खून खौल रहा है। अभिमान ने आराध्या की बाजू छोड़ दी। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, किसने कहा मैं कमरा शेयर करूंगी? अभिमान ने कमरे की गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, निकलो मेरे कमरे से। आराध्या बोली, कमरे से मैं नहीं, तुम जाओगे। अभिमान हैरानी से आराध्या को देखने लगा तो आराध्या गुस्से में बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाली और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ कोई कमरा शेयर करूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या के चेहरे को एक ही हाथ से पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाता हुआ बोला, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूं तो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मुझे मेरे ही कमरे से निकालने की औकात है तुम्हारी कि तुम मुझे इस कमरे से निकालोगी? आराध्या को दर्द हो रहा था, वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू आ गए। अभिमान ने कसकर अपनी आंखें बंद की और गुस्से में बोला, बस एक ही चीज करनी तो आती है तुम्हें, जब देखो आंसू बहाती रहती हो। इतना कहकर उसने आराध्या का चेहरा छोड़ दिया। आराध्या ने अगले ही पल अभिमान के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, आज के बाद मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं सीधा जाकर सिवाय अंकल से कह दूंगी, वरना मुझसे दूर से बात करना। यह बात सोचना कि मैं अबला नारी की तरह तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त करूंगी। अभिमान भी एक कदम आराध्या की ओर बढ़ा। अभिमान बोला, अभी तो मैंने टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया, मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम खुद इस मेंशन से चली जाओगी। आराध्या ने गुस्से में कहा, मैं भी तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद मुझे इस मेंशन से निकाल दोगे। आराध्या और अभिमान दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अभिमान बोला, हटो यहाँ से, मुझे सोना है। इतना कहकर उसने आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे अपने आगे से हटा दिया। फिर वह बेड पर आया। उसने बेड को देखा तो उसमें एक बड़ा सा दिल बना हुआ था और उस दिल में फूलों से लिखा हुआ था, अभिमान की आराध्या। अभिमान ने गुस्से में उस बेड की चादर को खींच दिया और उसे एक कोने में फेंककर धड़ाम से बेड पर लेट गया। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। आराध्या बोली, ऐसे ही सो जाओगे, चेंज नहीं करोगे? अभिमान बोला, मेरा कमरा मेरी मर्जी, मेरा जब मन करेगा मैं चेंज करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं सो जाऊंगा, फिलहाल मेरा सोने का मन है और मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं। इतना कहकर उसने तकिया उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया।
आराध्या ने आसपास नजर घुमाई तो एक बार फिर उसका दिल दुख गया। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा, लेकिन इस तरह आएगा। फिर उसने सोफे को देखा जो फूलों से डेकोरेट था। आराध्या ने धीरे धीरे उस डेकोरेशन को हटा दिया और सोने लायक बना लिया। आराध्या भी लेट गई और तभी अभिमान बोला, तुम चेंज करके नहीं सोओगी? आराध्या बोली, मेरा कमरा, मेरी मर्जी। यह सुनकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वह बेड से उठा और वॉशरूम में चला गया। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सीधा जाकर वॉशरूम का गेट लॉक कर दिया। जैसे ही अंदर अभिमान को महसूस हुआ कि आराध्या ने गेट लॉक कर दिया, उसकी भौहें तन गई। अभिमान ने हल्का सा गेट बजा कर कहा, आराध्या तुम ठीक नहीं कर रही, गेट खोलो। आराध्या बोली, मैं सोने जा रही हूँ और मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं। आराध्या ने भी कबर्ड खोला, उसमें से एक नाइट सूट निकाला और कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गई। अभिमान बाथरूम में गुस्से में गेट को बजा रहा था, लेकिन आराध्या को फर्क नहीं पड़ा। इतना तो वह जानता था कि अब सुबह से पहले आराध्या गेट नहीं खोलेगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने अपार्टमेंट में आ चुका था, लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था वह चल नहीं रहा, बल्कि उसे कोई पीछे से धकेल रहा है। अनिरुद्ध धीरे धीरे अपार्टमेंट के अंदर आया। उसने लिफ्ट देखी तो लिफ्ट आने में अभी टाइम था, इसलिए उसने सीढ़ियों का ही रास्ता अपना लिया। 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद पीछे से एक खट्टा कट्टा बाउंसर और वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा और इसी चक्कर में उसकी टक्कर अनिरुद्ध से हो गई। अनिरुद्ध इस वक्त बहुत परेशान था। उसने जवाब देना भी ठीक नहीं समझा, लेकिन तभी एक और बाउंसर अनिरुद्ध को टक्कर मारता हुआ आगे चल दिया। अब अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। उसने उन बाउंसर को देखकर चिल्लाते हुए कहा, देख कर नहीं जा सकते? उनमें से एक बाउंसर पलटा और उसने अपनी बंदूक निकालकर अनिरुद्ध को दिखाई और अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उन बाउंसर ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अनिरुद्ध को बंदूक से डरा दिया और फिर उसे चुप रहने का इशारा किया। अनिरुद्ध तो अभी आंखें फाड़े उस बाउंसर को देख रहा था और फिर वह अपने साथी के साथ वहां से चला गया। अनिरुद्ध बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियों से होता हुआ अपने फ्लोर तक आया। उसने हल्का सा झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह सारे बाउंसर राघव के फ्लैट के गेट के बाहर खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने उन बाउंसर को देखा तो उन सबके हाथों में बंदूक थी। सब ने एक जैसे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था वह बाउंसर नहीं कहीं के कमांडो हों। लेकिन अनिरुद्ध इतना तो समझ गया कि वह कोई कमांडो नहीं है, बल्कि किसी के आदमी है। अनिरुद्ध थोड़ा बहुत तो जानता था कि राघव अच्छा काम नहीं करता, इसीलिए उसे यकीन हो रहा था कि राघव मुसीबत में है। अनिरुद्ध चुपचाप छुपकर उन सबको देख रहा था और तभी उनमें से एक बाउंसर ने राघव के कमरे का गेट खटखटाया। राघव ने हल्का सा गेट खोल कर देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई और अगले ही पल बाउंसर ने कसकर एक लात राघव के गेट पर दे मारी और राघव जमीन पर जा गिरा। वह चारों बाउंसर घर के अंदर चले गए और राघव को लात से मारने लगे। वह कोई और नहीं, नित्या कपूर के आदमी थे, जिन्हें पता चल गया था कि राघव ही शिवांगी को अपने साथ ले आया था और इसीलिए वह अब राघव को मार रहे थे और शिवांगी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।